हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, भारत की क्या भौगोलिक स्थिति है, इसके पड़ोसी देशों की सीमाएं क्या हैं, कौन सी किस राज्य की सीमा जो है सर्वाधिक जो है लंबी है समुद्र तटी, और पश्चिमी पॉइंट कहाँ स्थित है, पूर्वी पॉइंट कहाँ स्थित है, भारत का उत्तरी पॉइंट कहाँ है, दक्षिणी पॉइंट कहाँ है, तमाम ऐसे जो है या जो है आपका जो है जो ग्रेट निकोबार द्वीप है वो किस चैनल से अलग होता है, मालदीव देश जो है भारत के किस डिग्री चैनल से अलग होता है, सुमाने से बहुत सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। 50 से प्लस आपको प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप एंड तक देखें। तो चलिए सीधा बात करते हैं हम लोग टॉपिक पे। देखिए, भारत का जो है पूरे विश्व के अंदर जो क्षेत्रफल, देखिए भारत का पूरे विश्व में क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। यदि पूरे दुनिया के अंदर विश्व में कोई प्रथम स्थान पे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश अगर विश्व का कोई है तो आपका रूस है। रूस के बाद आपका कनाडा है, कनाडा के बाद अमेरिका है, अमेरिका के बाद चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद यानी ऑस्ट्रेलिया का 6ठा स्थान है क्षेत्रफल में, भारत का 7वां स्थान है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। अब हम लोग बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो जो है दूसरा है। हम आबादी के मामले में दूसरे स्थान पे आते हैं, लेकिन प्रथम देश कौन है तो आपको पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो आपका चीन है, उसके बाद अपना जो है भारत है। आप समझ चुके होंगे। फिर यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संसार जो भारत है ना वो पूरे विश्व के समस्त क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यह भी बार बार पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि संसार के यानी विश्व के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% यानी 2.4% जो क्षेत्रफल है वो भारत का है। तो ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब जैसे बात होती है आबादी की कि जो भारत की आबादी है वह विश्व की आबादी का कितना प्रतिशत है। तो आपको पता है कि भारत आबादी में दूसरे स्थान पे है, लेकिन पूरे दुनिया की आबादी का 17.5% भारत में निवास करती है। मतलब आबादी की प्रतिशतता पूछा जाएगा तो 17.5। और क्षेत्रफल की बात करेगा कि भारत का पूरे विश्व में क्षेत्रफल कितना है तो वो आप बताएंगे 2.4%। अब देखिए भारत एक कैसा देश है। तो देखिए भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत को एक प्रायद्वीपीय देश क्यों कहा जाता है, जरा इस मैप के ऊपर गौर करें आप। तो आप देख रहे हैं ऐसे सभी देशों को देखिए ऐसे देश को प्रायद्वीपीय देश बोला जाता है जिसके तीन तरफ से समुद्र, जो तीन तरफ समुद्र से घिरा हो और एक तरफ स्थलीय हो। तो इस तरीके से भारत के तीन तरफ पानी है, मतलब दक्षिण में भी समुद्र है, देखा जाए तो पूरब में भी समुद्र है, पश्चिम में आपका अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, समुद्र के जल से घिरा हुआ है, एक तरफ स्थली है। इसीलिए भारत एक क्या है, प्रायद्वीपीय देश है। भारत कैसा देश है, प्रायद्वीपीय देश है। ठीक है। देखिए द्वीपीय देश का मतलब यह है जैसे श्रीलंका एक द्वीप है, क्योंकि श्रीलंका देश है तो इसके श्रीलंका देश के चारों तरफ जो है देखा जाए तो पानी है। तो जिस भूभाग के चारों तरफ पानी हो, चारों ओर पानी से घिरा हो, जो भूभाग वह द्वीप बोला जाता है, और जो तीन तरफ से घिरा हो वह प्रायद्वीप बोला जाता है। ठीक है। भारत की विशालता के चलते, देखिए ध्यान देना, भारत की विशालता, भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है, इसकी विशालता के चलते इसे उपमहाद्वीपीय देश भी कहा जाता है। हालांकि हमारा भारत महादेश नहीं है, हमारा भारत एशिया महाद्वीप में आता है, तो महादेश नहीं है, लेकिन इसको उपमहादेश की संज्ञा दी जाती है। तो याद रखना किस देश को उपमहादेश, तो भारत की विशालता के चलते इसे उपमहाद्वीपीय देश भी कहा जाता है। ये चीज आपको समझना है, आप समझ चुके। अब आगे चलते हैं हम लोग।
देखिए, विश्व का अकेला देश एक ऐसा भारत ही है जिसके नाम पर एक बहुत बड़े महासागर का नाम पड़ा है, और उस सागर का नाम आप जानते हैं हिंद महासागर। तो भारत के दक्षिण में क्या स्थित है? भारत के दक्षिण में आपका हिंद महासागर स्थित है। तो यह जो नाम पड़ा, यह जो है हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा, यानी हिंद के नाम पे पड़ा। तो भारत देश के नाम पे एक विश्व का महासागर का भी नाम रखा गया है, वह ऐसा दुनिया का अकेला देश है। तो हिंद महासागर समझ गए होंगे। अब देखिए, भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा? तो आपको पता है कि आर्यों का जो प्रतापी राजा थे वो भरत थे, और जो आर्य लोग आए थे वो आपको पता है कि सिंधु नदी के आसपास उनका निवास स्थान हुआ करता था। तो देखिए, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पे जो है हमारे देश का नाम जो है क्या पड़ा था? भारतवर्ष। तो यह भी पूछा गया है कि किसके नाम पे? तो आर्यों के प्रतापी राजा भरत के नाम पे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। सेकंड देखिए, किसके आधार पे कौन जो है भारत का नाम, भारतवर्ष का नाम हिंदुस्तान किसने रखा, किस देश ने? तो देखिए, जो ईरानी लोग थे ना, तो ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान नाम दिया। ईरानियों द्वारा भारत को हिंदुस्तान नाम दिया गया क्योंकि वो सिंधु नदी को, देखिए आर्य लोग जो रहते थे वो सिंधु नदी के आसपास रहते थे, उनका वही बहुत बड़ा विशालकाय क्षेत्र था। तो वो सिंधु नदी को ईरानी लोग हिंदू नदी बोलते थे, और हिंदू नदी बोलते थे, और उसके पास रहने वाले एरिया को, पूरे जो एरिया हुआ करते थे उसको हिंदुस्तान बोला करते थे। तो ईरानियों द्वारा जो है भारत का नाम हिंदुस्तान रखा गया। अब बात करते हैं हम लोग कि जो है इंडिया कैसे नाम पड़ा। तो भारत का नाम जो इंडिया पड़ा वो यूनानी लोगों द्वारा रखा गया था। यूनान के लोग जो है क्या करते थे कि वो लोग क्या करते थे कि वो लोग सिंधु नदी को इंडस नदी बोलते थे, इंडस बोलते थे, यानी सिंधु नदी को वो इंडस बोलते थे, और सिंधु नदी के आसपास ही आर्य लोग रहा करते थे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो यूनानी लोग थे इसे जो है क्या करते थे, सिंधु नदी को इंडस बोलते थे, और उसी इंडस के नाम पे इंडस बोलते थे नदी को, और उस एरिया में रहने वाले लोगों को ये मतलब वो इंडिया, उस देश, उस एरिया का नाम इंडिया रख दिए। तो कहने का मतलब ये है कि यूनानियों द्वारा जो है इसका नाम इंडिया पड़ा, और ईरानियों द्वारा इस भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। लेकिन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो है भारत का भारतीय संविधान के अनुसार, तो देखिए जब 26 नवंबर सन 1949 को हमारा देश में संविधान बनकर के तैयार हो गया था, 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया, तो उस समय भारतीय संविधान का जो भाग 1 था और उसका जो अनुच्छेद 1 है वह भारत देश के नाम के ही बारे में है। तो वहाँ पर अनुच्छेद, भारत के संविधान का भाग 1 का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। मतलब जो भारत एक देश है वो एक राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है भारत अर्थात इंडिया। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के 2 नाम हैं, चाहे आप भारत कहो, भारत अर्थात इंडिया, मतलब 2 नाम देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुसार आपके भारत के नाम है। इसके अलावा जो है आपका हिंदुस्तान, भारतवर्ष ऐसा नहीं, मतलब भारतीय संविधान के अनुसार जो नाम पड़ा वो आपका भारत है और इंडिया, भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ है, यह अनुच्छेद 1 कहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा यहाँ विस्तृत चर्चा करने चल रहे हैं भारत का जो है विस्तार के बारे में। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए भारत के विस्तार की बात करते हैं कि जो कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण का, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो स्थलीय एरिया का विस्तार है, जो स्थल एरिया है उसकी लंबाई कितनी, उत्तर से दक्षिण। तो आप अगर उत्तर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर राज्य है, और नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी है, सबसे लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी है। तो इसकी जो लंबाई बताई जाती है पूरी यहाँ से यहाँ तक, वो है उत्तर से दक्षिण की तरफ, यह है 3214 किलोमीटर यह लंबाई। और जब बात करेंगे आप गुजरात से लेकर यानी पश्चिम से पूरब जाएंगे तो पश्चिम से पूरब की जो लंबाई ये वाली है आपकी, वह जो है भारत का विस्तार है 2933 किलोमीटर। तो यह 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो विस्तार है लंबाई में वो 3214 किलोमीटर। तो आप देख पा रहे हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार ज़्यादा है और पूरब से पश्चिम की तरफ विस्तार कम है। अब जरा ध्यान देना है
कि भारत की वो 4 स्थलीय पॉइंट को जानना है। भारत के वो 4 स्थलीय पॉइंट कौन से हैं जहां जो उसका अंतिम बिंदु माना जाता है। तो देखिए भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जिसे इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। तो यह बहुत बार पूछा गया है कि इंदिरा काल कहाँ स्थित है। तो इंदिरा काल जो स्थित है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वह भारत का अंतिम जो है सरहदी पॉइंट है, यानी वहीं से भारत की सीमा समाप्त हो जाती है। इंदिरा काल उत्तर में, और दक्षिण वाला जो बिंदु है जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। अब आप देखो इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो आप देख पा रहे हैं ये भारत है और ये इसके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और आप देख पा रहे हो कि सबसे लास्ट में यहाँ इंदिरा पॉइंट लिखा हुआ है। तो यह सबसे इसका दक्षिणी बिंदु माना जाता है, इंदिरा पॉइंट, और यह ऊपर जो है इंदिरा काल। तो ये अच्छे से तैयार रखना है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है, तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। अब यह पूछता है यह कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है यह बड़ा निकोबार में स्थित है, इसको ग्रेट निकोबार द्वीप के पास स्थित है। यानी यह कहाँ पड़ता है इंदिरा पॉइंट, तो ग्रेट निकोबार द्वीप के लास्ट सरहद पे पड़ता है। ये अच्छे से तैयार रखना है। अब जरा ध्यान देना है कि जो भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु होता है, देखिए भारत का सबसे जो पूरब में स्थित राज्य है ना वो अरुणाचल प्रदेश है। सूर्य की पहली किरण भारत के किस राज्य में दिखाई पड़ती है, सबसे अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए इसको भारत का उदित राज्य भी कहा जाता है। भारत का उदित राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश आप देख पा रहे हो, तो सबसे पहले सूर्य की किरण इसी राज्य में निकलती है, और यही सबसे लास्ट का पूर्वी पॉइंट होता है। तो जो सबसे पूर्वी पॉइंट है यह परीक्षा में पूछा जाता है, उसका क्या नाम है, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है किबीथू। किबीथू उस जगह का नाम है किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये सबसे लास्ट पूर्वी पॉइंट है भारत का। इसके बाद कोई पूर्वी पॉइंट नहीं पड़ता। अब सबसे पश्चिम पॉइंट की बात करेगा तो गुजरात में पड़ता है वो जगह जिसका नाम है गौरमोता। तो भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट गौरमोता, पूर्वी पॉइंट किबीथू, उत्तरी पॉइंट इंदिरा काल, और सबसे दक्षिणी पॉइंट की बात करेगा तो आपका जो है इंदिरा काल ऊपर है उत्तरी पॉइंट, और दक्षिणी पॉइंट है आपका दक्षिणी पॉइंट को कहते हैं हम लोग जो है दक्षिण जो बिंदु उसको इंदिरा पॉइंट बोलेंगे, जो ग्रेट निकोबार द्वीप के पास स्थित है, जिसकी पोजीशन पूछेगा तो 6 अंश 4 मिनट। यह अक्षांश है, यह अक्षांशी विस्तार है, यानी जो इंदिरा पॉइंट है वो 6 डिग्री 4 मिनट के अक्षांश पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार। चलिए ये सब हो गया। अब कभी कभी परीक्षा में अक्षांशी विस्तार भी पूछ देता है, तो आपको पता है कि जो ये ग्लोब पे जो पट लाइन होती है ये हमारी जो है अक्षांश होती है, जो खड़ी लाइनें होती हैं वो देशांतर है। तो जो भारत का विस्तार है ना वो देखिए विषुवत रेखा से, भूमध्य रेखा से जो ये पॉइंट पड़ता है, तो ये इसका जो अक्षांशी विस्तार है यहाँ से ये अक्षांश वाला और सबसे ऊपर, तो यह पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांशी विस्तार है। अब बात देशांतर की करेंगे, यानी खड़ा खड़ा ऐसे, तो पूरब से जब पश्चिम में आएंगे तो जो पूरब में जो भारत का विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके यहाँ पे आएंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट आ जाएगा। तो ये इसका विस्तार है। तो यह कभी कभी विस्तार भी पूछता है, आप इसको अच्छे से तैयार रखेंगे, ठीक है। उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट, और ये आपका इंदिरा पॉइंट पता चल गया, ग्रेट निकोबार द्वीप पता चल गया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भारत की, अब आगे कह रहा है कि भारत की स्थिति जो है, अब देखिए पूरे मानचित्र में, पूरे विश्व के मानचित्र में भारत की क्या स्थिति है। तो आपको पता है कि भारत जो हमारा स्थित है ना वो पहली बार तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और किस देशांतर में आता है तो पूर्वी देशांतर। तो भारत की जो स्थिति है मानचित्र में वह क्या है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित देश है भारत। तो यह भी पूछा गया क्वेश्चन, इसको तैयार रखना है। भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, पूर्वी देशांतर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा क्या। अब देखिए जो मुख्य भूमि की बात कर रहा है, जो भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो स्थल है उसका सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ रहा है। तो देखिए जो स्थल का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो वो मेरे भाई कन्याकुमारी है। अब वो कन्याकुमारी है और जिसका जो है जो कहाँ पर स्थित है तो 8 डिग्री यानी 8
8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर स्थित है, यानी इसका ये अक्षांशीय विस्तार यही है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी स्थलीय पॉइंट है वो जब पूछेगा तो बात बताएंगे कि मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, जो भारत की मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट। चलो ये चीज समझ में आ गया। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? अब स्थलीय सीमा से मतलब ये कि ये स्थलीय सीमा है चारों तरफ, जो पाकिस्तान से होते हुए, चाइना होते हुए आपका जो है ये नेपाल भूटान होते, जो ये बाहर की जो सरहदें हैं जो स्थल से टच करती हैं, उसकी जब लगभग जो लंबाई बताई जाती है वो आपको बताई गई है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सरहद है इसकी। बाकी जो समुद्री जो सीमा है, जो मेन वाली, वो समुद्री जो सीमा है, तटीय सीमा, वो 6100 किलोमीटर। अब तटीय सीमा कहाँ से होगी? गुजरात से लेकर के, गोवा से लेके, कर्नाटक से लेके, केरल से लेके, तमिलनाडु से लेके, आंध्रा से लेके, आपका उड़ीसा से लेके पश्चिम बंगाल, ये आपका समुद्र तटीय सीमा है। और आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात। आप जानते हैं कि गुजरात जो है एक ऐसा राज्य है जिसकी सर्वाधिक सीमा जो है समुद्र तट से सटी हुई है। ठीक है, ये प्रश्न तैयार रखना। अब देखिए, जो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करने चल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है पूछा जाता है और इसको लोग जो है ऐसे इस तरीके से याद करते हैं कि समझ में नहीं आता। तो आज मैं मैप के माध्यम से इसको समझाने चल रहा हूँ। देखिए, यहाँ है कि भारत के प्रमुख चैनल जल डमरू मध्य या खाड़ी स्टेट। तो जैसे देखिए, भारत के कुछ जल डमरू मध्य हैं, या कुछ जैसे चैनल का मतलब कुछ अक्षांश है, या कुछ जैसे खाड़ी है। तो वो क्या करती है? वो जो है कुछ देश की सीमाओं को बांटती है, सरहद को बांटती है। तो उसी पे बात जैसे आता है इंदिरा पॉइंट जो है ना, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। तो देखो, इंडोनेशिया देश और इंदिरा पॉइंट, तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो आपका भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, जो बड़े निकोबार द्वीप के पास स्थित है। अब वो क्या करता है, यहाँ पर एक चैनल है 10 डिग्री चैनल। तो जो 10 डिग्री आता है, बहुत बाहर परीक्षा में पूछा जाता है कि जो 10 डिग्री चैनल है, मतलब जो 10 डिग्री अक्षांश है, जो पट लाइन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8 डिग्री है, और इसी के बाद नीचे वाला 10 डिग्री होगा। तो जो 10 डिग्री का जो अक्षांश होता है ना, वह जो है ना इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया देश की सीमाओं को अलग करता है। यानी यहीं से भारत इंडोनेशिया देश से अलग होता है। किससे? 10 डिग्री चैनल द्वारा, यानी 10 डिग्री अक्षांश द्वारा, जो ये पट लाइन होती है, जो क्षैतिज लाइन है 10 डिग्री। देखिए, 8 डिग्री चैनल है, इसके नीचे 10 डिग्री चैनल है। ये अच्छे से तैयार रखना। यहाँ से भारत जो है इंडोनेशिया देश से अलग होता है, यानी इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच अलग करने वाला कौन है? 10 डिग्री चैनल। आगे बढ़ो। आप देख पा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और सॉरी देखिए, ये ग्रेट चैनल नाम है। सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे देखो, सॉरी। तो यहाँ पे जो मैंने बताया ना, ये थोड़ा ध्यान देना। सॉरी, गलती हो गया थोड़ा देर के लिए। देखो, इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया देश को जो अलग करने वाला चैनल है उसका नाम है ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल अगर आएगा तो आप बताएंगे कि यहाँ से इंदिरा जो पॉइंट है और आपका इंडोनेशिया देश है, इन दोनों को अलग करने के लिए ग्रेट चैनल बना हुआ है। ठीक, अब अगला जो है वो लघु अंडमान एवं कार अंडमान। यानी देखिए, लघु अंडमान का मतलब छोटा अंडमान। तो देखिए, लास्ट में बड़ा अंडमान है, बीच में देखिए कार निकोबार द्वीप है। तो आप देख पा रहे हैं कार निकोबार, इसके ऊपर छोटा अंडमान। तो देखो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है 10 डिग्री चैनल। तो उसके ऊपर देखो छोटा अंडमान है, और बीच वाला जो है उसे कहते हैं कार निकोबार द्वीप, और सबसे लास्ट वाले को कहते हैं बड़ा अंडमान, बड़ा निकोबार द्वीप। ठीक है, तो देखिए, यह जो छोटा अंडमान और जो है कार निकोबार, इन दोनों को जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल करता है, यानी 10 डिग्री अक्षांश। समझ गए होंगे आप। तो ये चीज अच्छे से याद रखना है, लघु अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। अब देखो, एक है मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल।
तो आप देखिए ये 8 डिग्री चैनल है। तो ये आप देख रहे हैं मिनिकॉय द्वीप है जो समुद्र में स्थित है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं मिनिकॉय द्वीप जो है और ये लक्षद्वीप है। तो जो लक्षद्वीप होता है ना, वो जो मिनिकॉय द्वीप है वो लक्षद्वीप से अलग होता है किस चैनल के द्वारा? तो याद रखना 9 डिग्री चैनल के द्वारा। तो ये जो 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, मन्नार की खाड़ी है, पाक स्टेट है, ग्रेट चैनल है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो जो मिनिकॉय लक्षद्वीप से अलग होगा 9 डिग्री चैनल से। और मालदीव आपको पता है कि भारत का समुद्री पड़ोसी देश है जो अरब सागर में स्थित, देखो यहाँ मालदीव है, ये मालदीव है। तो आप देख रहे हैं मालदीव जो है और मिनिकॉय, देखिए यहाँ मिनिकॉय द्वीप है लिखा है और ये मालदीव है। तो इन दोनों को कौन अलग कर रहा है? 8 डिग्री चैनल, ठीक है। ये 8 डिग्री चैनल है, इसके ऊपर ही आपका 9 डिग्री चैनल होगा। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन अलग कर रहा है? 9 डिग्री, ठीक। 10 डिग्री चैनल का काम क्या है कि जो छोटा अंडमान है और जो कार निकोबार है इनको 10 डिग्री, देखो ये नीचे 8 है ना, तो यहाँ तो 8 डिग्री चैनल ये है, तो ऊपर 10 होगा, फिर 10 2 12 ऐसे बढ़ेगा ऊपर की तरफ, ठीक है मेरे भाई। तो ये बहुत जरूरी है तैयार रखना। चलो हो गया। तो मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल। अब कहता है भारत श्रीलंका कैसे अलग होता है। देखिए जो भारत और श्रीलंका देश है वो किसके द्वारा अलग होता है? देख रहे हैं यहाँ पाक जल संधि बनी हुई है। तो भारत और श्रीलंका को, पहली बात देखिए, भारत श्रीलंका को जो खाड़ी अलग करती उस खाड़ी का क्या नाम है? पहले तो मन्नार की खाड़ी याद रखना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बड़े आराम से मन्नार की खाड़ी लिखा हुआ है। तो ये आपकी देखो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। तो याद रखना भारत श्रीलंका मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। अब पाक की जो खाड़ी होती है ना वो पाक स्टेट से अलग होता है। तो आपको पता है कि जो भारत श्रीलंका से अलग होता है वो मन्नार की खाड़ी एवं पाक स्टेट द्वारा, यानी पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी ही दोनों जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती हैं। तो ये चैनल आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए बात थोड़ी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कर्क रेखा। तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो होती है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और वो कौन कौन से राज्य हैं? देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। तो वो सबसे पहला राज्य गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश का अलग हुआ राज्य छत्तीसगढ़ है, फिर बिहार का अलग राज्य झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर ये मिजोरम आपका त्रिपुरा आगे है, फिर उसके बाद मिजोरम। तो यहाँ पे 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्यों का नाम पता रहे आपको, यानी आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। अब कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में यह आया है कि सबसे कर्क रेखा के सबसे पूरब में स्थित जो है सबसे पूर्व में जिस राज्य को टच करती है उस राज्य का नाम बताना। तो सबसे पूर्व में मिजोरम और सबसे पश्चिम की बात करें तो गुजरात। तो सबसे पश्चिम में गुजरात को स्पर्श करती है और सबसे अगर बात करेंगे अब पूर्व में तो मिजोरम। चलो हो गया। तो ये भारत की कर्क रेखा। अब देखिए आपको पता है कि जो भारत का मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया, यानी उत्तर प्रदेश में वो स्थान स्थित है। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला का नैनी जगह, जहाँ से 82.5 अंश पूर्वी देशांतर गुजरता है, जहाँ से भारत का मानक समय लिया जाता है। मानक समय वहीं से लिया जाता है। अब आपको मालूम है कि पूरे विश्व का जो मानक समय है वो कहाँ से लिया जाता है? तो आपको पता है कि वो लंदन से लिया जाता है, शून्य देशांतर। तो वहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय जो समय है, अंतर्राष्ट्रीय मानक जो समय है, जो भारत का जो मानक समय है वह हमेशा जो है भारत का समय अंतर्राष्ट्रीय समय से 5.5 घंटा आगे चलता है। 5.5 घंटे का फर्क होता है। तो जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, कई बार पूछा है कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला में नैनी जगह पे स्थित है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है? भारत की जो मानक समय रेखा है, तो देखिए यह भी जो 82.5 अंश को देखो ये 80 आपका देशांतर है, 82 देशांतर लिखा गया है, 82.5 पे मैंने टिक लगा रखा है। तो ये आता है कि जो मानक समय रेखा है
वो जो मानक समय रेखा जो देशांतर है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो वो 4 राज्य हैं। पहला राज्य देखिए आपका यूपी है, फिर वो रेखा एमपी से होती हुई जाती है, यूपी से देखिए कहाँ आएगी एमपी, एमपी से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आंध्रा। तो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, 4 राज्य। और जो कर्क रेखा है, यानी जो कर्क रेखा जो 23.5 जो उत्तरी अक्षांश वाली कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पूरब वाला भी बता दिया गया, सबसे पश्चिम राज्य भी बता दिया। अब आइए, कहता है भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर का नाम। तो भारत के ठीक कर्क रेखा पर जो स्थित शहर है वो आपका क्या है, रांची है। ये याद रखना है, तैयार रखना है कि भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर निम्न में कौन है, तो रांची को मारेंगे। अब जरा ध्यान देना, त्रिपुरा, देखिए ध्यान देना, त्रिपुरा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, त्रिपुरा एक ऐसा जो है राज्य है भारत का जो 3 ओर बांग्लादेश से घिरा। आप त्रिपुरा को देखेंगे ना, तो ये जो त्रिपुरा राज्य है यह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया परीक्षा में कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से, 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आप बताएंगे त्रिपुरा। और आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है, अब जरा ध्यान देना, 3 ओर से घिरा। फिर कहता है पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण से बंटवारा करना चाहता है। देखिए जो पाकिस्तान है वो जो है समुद्री सीमा जो गुजरात से लगी हुई है इसकी यहाँ पे, तो वहाँ पे देख रहे हैं कच्छ का रण है। तो कच्छ के रण में वो जो अपना जो बंटवारा चाहता है वो कैसे चाहता है, तो उसके बारे में पूछा गया है। 24 अक्षांश रेखा, यानी जहाँ पे 24 डिग्री, 23.5 के बाद आपको पता है ये 24 डिग्री अक्षांश, तो 24 डिग्री जो अक्षांश है, ये जो पट लाइन जा रही है, इसी पर वो अपना बंटवारा चाहता है कि इसके ऊपर हमारा, इसके उस साइड में पाकिस्तान की सीमा है, इधर भारत की सीमा। तो याद रखना वो कच्छ के रण में, देखिए पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण में बंटवारा चाहता है, तो आप बताएंगे 24 डिग्री आपका जो है जो उत्तरी अक्षांश है रेखा पर। ठीक है, अब देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए एक जो है अंग्रेज थे जिनका नाम था सर रेडक्लिफ। तो देखिए रेडक्लिफ द्वारा, रेडक्लिफ एक लाइन थी जिसके द्वारा भारत एवं पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। कब किया गया, तो ये आता है सर रेडक्लिफ द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान सीमा का निर्धारण किया गया था, जिसका नाम है रेडक्लिफ लाइन। तो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है रेडक्लिफ रेखा किन 2 राज्यों को अलग करती है, तो आप बताएंगे भारत एवं पाकिस्तान को। और इसका निर्धारण कौन किया था, तो सर रेडक्लिफ ने किया था। कब किया था, तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, दोनों देश जब दोनों देश भारत पाकिस्तान अलग हुए, तो इसी रेखा के द्वारा जो है उनका अलगाव किया गया, रेडक्लिफ लाइन का निर्धारण किया गया 15 अगस्त 1947। यह पूछा गया क्वेश्चन। आगे, भारत के विभाजन के पूर्व, देखिए भारत का जब बंटवारा नहीं हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसके पहले जो है भारत की जो सीमा थी वो अफगानिस्तान तक हुआ करती थी। तो पहले एक रेखा, एक डूरंड लाइन खींची गई। तो आपको पता होना चाहिए कि डूरंड लाइन जो है, जो डूरंड रेखा है वो किन 2 देशों को अलग करती है, तो पहले तो भारत एवं अफगानिस्तान को अलग करती थी, लेकिन अब आज़ादी के बाद जो है वह रेखा भारत में नहीं है। वह अब क्या करती है, रेडक्लिफ और डूरंड लाइन, वह अब पाकिस्तान और जो है अफगानिस्तान को अलग करने वाली सीमा है। ठीक है, लेकिन पहले जब भारत पाकिस्तान एक था तो वो रेखा थी भारत विभाजन के पूर्व अफगानिस्तान व भारत की विभाजक रेखा का क्या नाम है, डूरंड लाइन। अब देखो मैकमोहन रेखा है, तो जो मैकमोहन लाइन खींची गई वो भारत एवं चीन के बीच खींची गई। लेकिन यह पूछता है कि जो मैकमोहन लाइन भारत एवं चीन के बीच खींची गई है वो भारत के किस प्रांत में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए वो जो मैकमोहन लाइन है जो डिक्लेयर करती है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखना आप, देखो यहाँ पे मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच किस प्रांत में सीमा रेखा का निर्धारण करती है, तो याद रखना आप अरुणाचल प्रदेश। और जो है यह सीमा रेखा कब खींची गई थी, तो 27 अप्रैल 1914 को, आज़ादी से पहले। तो मैकमोहन लाइन भी आज़ादी से पहले थी, डूरंड लाइन भी आज़ादी से पहले थी, रेडक्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान को अलग करती है बंटवारे के समय 15 अगस्त 1947। उसके बहुत पहले, आज़ादी से बहुत पहले डूरंड लाइन थी जो भारत एवं अफगानिस्तान की सीमा बनाती थी। बाद में अब वर्तमान में वह कहाँ स्थित है डूरंड लाइन, तो आप बताएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
में स्थित है। अब मैकमोहन लाइन है तो भारत चीन को अलग करती है, और लेकिन किस राज्य में वो अलग करती है, वो किस राज्य में वो लाइन है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। ध्यान देना, देखिए हमारा एक चीज अब ध्यान देना कि श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है। अभी मैं पड़ोसी देशों पे जिक्र करूंगा लास्ट में, तो ध्यान देना जो है श्रीलंका भी जो है भारत का पड़ोसी देश है, जो आपको पता है कि हिंद महासागर में स्थित है। यह बार बार आता है, जो पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है। तो जो पाक जल संधि है ना, इसी पाक जल संधि के द्वारा भारत की मुख्य भूमि से श्रीलंका क्या करता है मेरे भाई, अलग करता है। श्रीलंका किससे अलग होता है, पाक जल संधि के द्वारा भारत से श्रीलंका अलग होता है, और यह भी भारत का एक पड़ोसी देश है। और इसी में आपको पता है कि यहाँ पर पाक जल संधि भी है, और साथ में मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी से भी अलग होता है। तो जो सुन लीजिए, पहली बात ध्यान दें कि जो श्रीलंका भारत से अलग होता है स्थलीय एरिया से, तो स्थलीय एरिया है वो पाक जल संधि है। और अगर कहा जाए समुद्र द्वारा जो हिंद महासागर में जो अलग हो रहा है, वो समुद्र में जो है तो मन्नार की खाड़ी से। समुद्री पॉइंट मन्नार की खाड़ी है, स्थलीय पॉइंट क्या है, जमीन से जो अलग होता है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि से मतलब आपका श्रीलंका भारत से अलग हो पा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, एक देखो आदम ब्रिज पड़ता है, आदम पुल बोला जाता है। तो आदम ब्रिज जो है ना, वो तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच स्थित है, यानी आपका तमिलनाडु है और ये श्रीलंका है। तो जो आदम का जो ब्रिज बोला जाता है ना, वो इन्हीं दोनों राज्यों के बीच में स्थित है। आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका राज्य के बीच स्थित है। अब ध्यान देना, पब्बन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। जैसे जो एक पब्बन द्वीप बोला जाता है, तो कभी जो है एक आदम ब्रिज हुआ करता था, जहां से भारत से श्रीलंका जाने का वे था, अब वो धीरे धीरे खत्म हो गया उससे उसमें। तो ये जो पब्बन द्वीप है ना, वो आदम ब्रिज का ही एक हिस्सा माना जाता है। और पब्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है, यानी श्वेत बांध रामेश्वरम जो है, यानी जो रामेश्वरम जगह है कहाँ स्थित है, तो पब्बन जो है पब्बन द्वीप के पास स्थित है। अब अगर बात की जाए कि भारत के वर्तमान कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य। अब देखिए यहाँ से जो है अभी हाल में ही जो है यूपी SSS की परीक्षा हुई थी, जहाँ पे पूछा था शायद कि नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य हैं। तो अब मैं आपको भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, मैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जैसे देखिए पाकिस्तान की जो सीमा है जो भारत से लगती है, उसको भारत की जो पाकिस्तान जो देश है, भारत के कितने राज्यों को वो स्पर्श करता है उसकी सीमा। तो आपको पता है कि देखिए गुजरात है, गुजरात को स्पर्श करता है, गुजरात के बाद राजस्थान की सीमा लगती है पाकिस्तान से, फिर पंजाब, यानी पाकिस्तान से गुजरात की सीमा लगी है, राजस्थान की सीमा लगी है, पंजाब की, और आपको पता है जम्मू कश्मीर की। देखिए अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिससे मात्र एक राज्य की सीमा लगती है, वो भी बहुत कम लगती है, 100-150 किलोमीटर के आसपास लगती है अफगानिस्तान। तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिससे एक देश की सीमा मात्र टच करती है, वो अभी अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को भारत का मात्र एक राज्य टच करता है, यानी जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान को 4 राज्य की सीमा टच करती है, आपका अच्छे से पता है, गुजरात हो गया, फिर राजस्थान आएगा, फिर पंजाब आएगा, फिर जम्मू कश्मीर, ये क्लियर हो गया। अब आइए चीन को। तो जैसा कि आप जानते हैं जो चीन की सीमा है, तो चीन की सीमा आपको पता है जम्मू कश्मीर से लगी हुई है। जम्मू कश्मीर के जब आप जाएंगे, जैसे ही दक्षिण पूरब की तरफ बढ़ेंगे, यानी दक्षिण उत्तर पूरब की तरफ थोड़ा, तो ये हिमाचल प्रदेश है। तो इसकी सीमा जो है किससे लग जाती है मेरे भाई, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल से लगेगी। अब हिमाचल से लगा आपका उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड, देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से चीन की सीमा लगती है। उसके बाद बीच में नेपाल देश आ जाता है, तो देश आ गया। फिर आप देख पा रहे हैं सिक्किम, छोटा राज्य जो सिक्किम है, वो आपको पता है कि वो एक तरफ से पूरा उत्तर साइड से चीन से घिरा हुआ है। और फिर उसके बाद सिक्किम के बाद एक भारत का राज्य कौन है जो चीन का बॉर्डर है, अरुणाचल। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5, मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। तो ये 5 राज्य चीन की सीमा को निर्धारित करते हैं। यही आया था यूपी SSS एग्जाम में,
जो अभी परीक्षा हुई थी कि नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य हैं, तो वो देखो 5 राज्य हैं। पहली बात देखो उत्तराखंड, आप यहाँ देख सकते हैं कि उत्तराखंड जो है नेपाल को स्पर्श करता है। फिर उत्तराखंड के बाद आप आ जाएंगे तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं यूपी है, थोड़ा सा साइनिंग आ रही है, नहीं आ पा रहा, मैं बता दे रहा हूँ यहीं से। तो पहली बात उत्तराखंड टच करेगा, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है नेपाल से, फिर बिहार की सीमा नेपाल से लगती है। फिर यदि आप देखेंगे पूरब साइड में तो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, और जो एक जो है देखेंगे तो नेपाल की सीमा सिक्किम से लगी हुई है। क्यों? क्योंकि सिक्किम राज्य को एक तरफ से देखिए पूरब से घेरा है, देखिए एक तरफ से नेपाल, तो पश्चिम से नेपाल से घिर जाता है। पूरब से बात करेंगे तो वो भूटान से घिरा हुआ है, ये सिक्किम राज्य है, और यहाँ से पश्चिम बंगाल। तो आप देख पा रहे हैं कि सिक्किम जो है ना वो नेपाल को स्पर्श करता है। तो सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल भी स्पर्श करता है, बिहार भी टच करता है, यूपी भी टच करता है, उत्तराखंड। तो नेपाल की सीमा को 5 राज्य टच करते हैं। अब रही बात भूटान की, तो भूटान को देखिए जो टच करने वाला, एक तो सिक्किम टच कर रहा है, एक तो आप देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल की सीमा लग जा रही है, और एक जो है आसाम राज्य है, ये यानी नीचे आसाम भी टच करता है, और साथ में अरुणाचल। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि भूटान को 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल। अब बात है बांग्लादेश। बांग्लादेश को 5 राज्यों की सीमाएं टच करती हैं। देखिए बांग्लादेश को पूरा अगर देखा जाए तो पश्चिम साइड से पूरा कवर किया है पश्चिम बंगाल। अब असम राज्य की बहुत ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है। अगर सर्वाधिक सीमा देखा जाए तो बांग्लादेश को जो है सर्वाधिक सीमा अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की ही घिरी हुई है, उसके बाद आपकी असम की लग जाती है, फिर मेघालय कवर किया हुआ है, फिर त्रिपुरा और मिजोरम भी इसकी सीमा को बनाते हैं। आपको पता है कि त्रिपुरा को जो है बांग्लादेश, अभी मैंने बताया कि 3 तरफ से घेरा हुआ है। फिर आप देखो यहाँ पे देखो आपका त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये बीच में बांग्लादेश है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ये आपका असम हो गया, ये जो है मेघालय हो गया, ये आपका त्रिपुरा हो गया, मिजोरम। तो आप समझ पा रहे हैं, और पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्य। अब म्यांमार की बात करो, बर्मा की, तो देखो ऊपर से इसको अरुणाचल प्रदेश, और यानी अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, फिर उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड हो जाएगा, ये मणिपुर हो जाएगा, और ये आपका मिजोरम। मणिपुर के बाद मिजोरम। त्रिपुरा की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती। तो 1 2 3 4 ये देख रहे हैं अरुणाचल। आप मैप में थोड़ा देख लेना, चूंकि यहाँ चमक पा रहा है, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है कि ये मेरा जो मानचित्र था, ये हमारा जो है भौगोलिक वो राजनीतिक मानचित्र नहीं है, नहीं तो अच्छे से क्लियर हुआ होता। फिर भी मैंने कोशिश किया। फिर अफगानिस्तान को मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे आज हम लोग जो है भारत की भौगोलिक सीमाओं से संबंधित जो भी तत्संबंधित भारत से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में 50+ के आसपास पूछे गए थे, मैंने उन सारे क्वेश्चनों को लिया। और ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद।